जी हाँ बच्चों, और हम आज हमारे कोर्स को दी एंड कर देंगे। जी हाँ बच्चों, अब आज की क्लास लास्ट है, मैं खत्म कर दूंगा, चाहे थोड़ी लंबी खिंच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खत्म आज ही करेंगे। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, खत्म कर देंगे। मेन 3 ही चीजें पढ़ानी है। हीट इंजन के बारे में पढ़ाऊंगा, ऊष्मा इंजन पढ़ाऊंगा, ऊष्मा पंप यानी कि प्रशीतक के बारे में पढ़ाऊंगा, और दैट और कार्नो इंजन के बारे में बताऊंगा। खत्म हो जाएगा। जेईई मेंस के सवाल भी करने वाले हैं, तो परेशान मत होइए, मस्ती के साथ पढ़ेंगे। शुरुआत करूंगा बेटा जी लेक्चर नंबर 6 के साथ। और अभी सबसे पहले स्टार्ट ही मैं सवाल से करता हूँ जेईई मेंस के। तो शुरू करते हैं पहला सवाल। बेटा जी प्रश्न नंबर 1, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे और सीखते जाएंगे। देखो क्या बोला है जेईई मेंस 2000। देखो मैं आपको बस ये फील करा रहा हूं कि अगर आपने हल्का भी पढ़ लिया, मैं ये नहीं कहता कि बहुत टफ सवाल आएंगे, नो डाउट बहुत टफ एक आधा आ जाएगा। देखो पूरे पेपर में ना फिक्स है कि कुछ टफ रहेंगे, बाकी मीडियम और हल्के सवाल रहेंगे। आप मीडियम और हल्के सवाल कर लो, बस बहुत है अपने लिए। टफ करने की जरूरत नहीं है, टफ अपन करेंगे जब अपनी ये चीजों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अभी तो टाइम है, मैं बहुत रिवीजन करवाऊंगा और सवाल करवाऊंगा मैं आने वाले टाइम में आपको। अभी नहीं, यहाँ तक क्लास सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद जब मैं आपके पास लाइव आऊंगा तब। ठीक है, सुनिए। एक परमाणु आदर्श गैस, एक परमाणु यानी कि नियोन होगी, हीलियम होगी, एक परमाणु है। आदर्श गैस के आधे मोल को यानी कि n बराबर आधा एक एटीएम के नियत दाब दे रखा है 1 एटीएम पर दाब पर 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि T1 बराबर है 20 डिग्री सेल्सियस से T2 90 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, बोला है कि एक आदर्श गैस है, उसके आधे मोल को हम पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे था वो, अब उसको गर्म करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि उसके तापमान को 70 डिग्री तक बढ़ा देते हैं। 90 माइनस 20 डेल्टा टी 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं। इस गैस के द्वारा किए गए कार्य का सन्निकट मान होगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे मान आएगा, इसे सन्निकट बोल देते हो। और आर का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। भैया सीधी सी हिसाब है, किया गया कार्य पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी यानी कि पी को क्या लिखता हूं सर, एन आर डेल्टा टी। तो बेटा जी वर्क डन, किया गया कार्य एन आर डेल्टा टी, एन का वैल्यू आधा, आर का वैल्यू 8.31 और डेल्टा टी 90 माइनस 20। ठीक है, बोलिए बेटा जी। अरे बोल दो यार, क्लियर है, बोलो क्लियर बेटा जी। तो ये आ जाएगा आपका पास वर्क डन कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखेंगे बेटा जी, मैं सॉल्व करके जरूर निकालूंगा, है ना। चेक करके देख लेते हैं वर्क डन कितना आएगा। ये 8.3 है, अगर ये आ जाएगा 4.15 इंटू 70, तो बेटा जी 4.15 इंटू 70 लगभग कितना, 7 चौक 28, 280, 15 7 105, 290.5, यानी कि लगभग सॉरी बेटा 291 जूल कितना आ जाएगा, 291 जूल। चले आगे, अरे बोल दे यार। ठीक है, चल आगे चलते हैं बेटा जी। ओके, अब बेटा जी पहला सवाल खत्म हो गया, इतना सही सवाल था, इसमें क्या समझाऊंगा, तू ये बता दे कि गुरुजी समझ में नहीं आया, खत्म, सारी में लिख दिया, कितनी फॉर्मूला बेस सवाल था। अब हेडिंग आएंगे बेटा जी ऊष्मा इंजन, दैट इज हीट इंजन। अब बेटा जी हीट इंजन को ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी कहानी है, इसका एक प्रोसीजर है, इसलिए मैं थ्योरी भी लाया हूं। थ्योरी लाने की वजह आपको मैं बता देता हूं बेटा जी। थ्योरी लाने की वजह ये है कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। हालांकि बहुत सिंपल है, डायग्राम से भी समझा दूंगा। स्रोत होगा, सोर्स होगा, सिंक होगा, सिंक ऊष्मा लेगा, कुछ कार्यकारी पदार्थ होगा, वहां पे कार्य हो जाएगी, बची कुछ ऊष्मा सिंक में चली जाएगी। ठीक है, क्या सिंक होता है इसमें, सिंक होता है, सोर्स होता है, कार्यकारी पदार्थ होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो ऊष्मा इंजन होता क्या है पहले तो वो जानिए। ऊष्मा इंजन वह यंत्र है, डिवाइस है, जो चक्रीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा को सतत कार्य में परिवर्तित कर रहा है। यानी कि मैं किसी को ऊष्मा दूं और उस ऊष्मा के बदले वो कार्य दे, क्योंकि ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, कार्य भी ऊर्जा का एक रूप है, तो बस रूप बदल रहा है। मैंने दुकान पे वाले को 100 रुपए दिए, उसने 100 रुपए का सामान दे दिया। पैसे तो मेरे पास अभी भी 100 रुपए का सामान आ चुका है ना, उसके हिसाब से तो सिर्फ रूप बदल के आ गया कि हाँ भाई मैंने 100 रुपए का सामान ले लिया, मैंने ऊष्मा दी, उस ऊष्मा का इंजन ने कुछ कार्य कर दिया, खत्म। तो बेसिकली ऊष्मा इंजन आवश्यक 3 भाग होते हैं। पहला होता है बेटा स्रोत, दूसरा होता है कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा होता है सिंक। तीनों के बारे में जान ले क्या है। ये उच्च ताप पर होता है, और अनंत ऊष्मा क्षमता पर ऊष्मा का एक कुंड है। ऊष्मा का पानी का कुंड होता है, जितने मर्जी जितना पानी निकालते जाओ, ऐसी ऊष्मा का एक कुंड है, जितनी मर्जी ऊष्मा निकालते जा, ऊष्मा का एक कुंड है, उच्च ताप पर होता है। इससे ऊष्मा कितनी भी मात्रा में ताप स्थिर रखकर निकाली जा सकती है। ऊष्मा कितनी भी मात्रा में ताप को स्थिर रखकर निकाली जा सकती है। दूसरा है कार्यकारी पदार्थ, वाष्प है, पेट्रोल है, इत्यादि है। तीसरा क्या है, सिंक। सिंक ठंडा होता है बेटा जी। बेसिकली अगर मैं बात करूं ना सोर्स और सिंक की, स्रोत का ताप मैं T1 मानूंगा, और ये उच्च ताप होता है। बेसिकली क्या हो जाएगा, ये उच्च ताप, और यह है सिंक। सिंक क्या होता है, सिंक का ताप मैं T2 मानूंगा, और ये निम्न ताप पर होता है। बेसिकली ये बहुत गर्म होता है और ये ठंडा होता है। ये ऊष्मा का कुंड है, ठीक है, और ताप नियत रखकर कितनी भी ऊष्मा निकाल सकता हूं। ताप नियत रखकर कितनी भी ऊष्मा मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, एक और होता है बेटा जी कार्यकारी पदार्थ, दैट इज पेट्रोल, वाष्प जो भी है। ठीक है, यह निम्न ताप और अनंत ऊष्मा क्षमता पर ऊष्मा का कुंड है। ऊष्मा की कितनी भी मात्रा इसको दी जा सकती है। यह भी एक ऊष्मा का कुंड है। ऊष्मा का क्या है, कुंड। कितनी भी ऊष्मा इसको दे सकता हूं। कुल मिला के ना मेरे पास एक स्रोत होगा, दैट इज सोर्स, इसको बोलते हैं सोर्स। एक होगा सिंक, क्या बोलते हैं, सिंक, इसको बोलते हैं पेट्रोल बोल दीजिए, या वाष्प बोल दीजिए, एक्सेट्रा बोल दीजिए। कुल मिला के बेटा जी अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हीट इंजन है। मैं ऊष्मा दूंगा और वो मुझको उतना कार्य करके दे देगा, या उतना नहीं देगा तो उसमें से कुछ ऊष्मा का कार्य कर देगा, बची हुई ऊष्मा सिंक में चली जाएगी। तो 3 ही बात करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। यह है मेरे पास सोर्स,
स्रोत, जिसको मैं बोलूंगा सोर्स, है ना, इसका ताप T1 है। यहां से ऊष्मा निकलेगी, कितनी ऊष्मा निकली, यहां से Q1 ऊष्मा निकली, कितनी ऊष्मा निकली, Q1 ऊष्मा निकली। ध्यान से सुनिएगा, Q1 ऊष्मा निकली, है ना। ये यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ है और यहाँ पर आपका सिंक है, दैट इज T2 का, और यहाँ पर ऊष्मा चली गई, दैट इज Q2, दैट इज Q2, दैट इज Q2। ठीक है, बोलो यार, दैट इज Q2, बोलो बेटा। और यहाँ से सम वर्क डन हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, सम, यहाँ पर क्या हुआ है, सम वर्क डन किया है। समझो चीजों को, देखो सीधी सी बात है, मैंने सोर्स से Q1 ऊष्मा ली। सोर्स क्या है, ऊष्मा का एक कुंड है जिससे कितनी भी ऊष्मा निकाली जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, जिससे कितनी भी ऊष्मा निकाली जा सकती है, यह है यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ, यानी कि यह है ऊष्मा इंजन। बोलो यार, इसे कहेंगे ऊष्मा इंजन, नाम ऊष्मा इंजन ही रखो तुम लोग, क्या रखेंगे इसको, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन। अब सुनना, हुआ क्या, ये स्रोत है ना, स्रोत से मैंने, उस स्रोत T1 ताप पर है, उच्च ताप पर है, लिख लो यहाँ पर उच्च ताप, और यहाँ पर लिख लो निम्न ताप। कुछ किताबों में इसको ठंडा भी लिख देते हैं, इसको गर्म, इसकी तुलना में ये ठंडा है। क्लियर है, सुनिएगा ध्यान से बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, जब ये T1 ताप पर था, यहाँ से मैंने Q1 ऊष्मा ली, यहाँ से मैंने Q1 ऊष्मा ली। उस Q1 ऊष्मा में से कुछ ऊष्मा का तो इस ऊष्मा इंजन ने कार्य कर दिया, तो वो W मिल गया। और जो बच गया इस Q1 में से, मान लीजिए 100 रुपए आए, 100 में से 50 का तो, या 100 में से 60 का तो कार्य कर दिया, 100 में से 60 का तो कार्य कर दिया, बचे 40 नीचे चले गए, वही वाली कहानी है। 100 जूल ऊष्मा ली, उसमें से 60 जूल ऊष्मा का तो इसने कार्य कर दिया होगा, तो बची हुई 40 जूल कहां चली जाएगी, सिंक में चली जाएगी। यानी कि इस समीकरण में कैसे बना सकता हूं, गुरुजी, Q1 प्लस W, Q1 प्लस नहीं Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, ये तो है Q1, ठीक है, ये लिख दो Q1 या W प्लस Q2, सॉरी कुछ और सोचने लग गया था। Q1 इतना दिया, इतना और इतना, यानी कि मेरी समीकरण जो बनेगी वो बनेगी Q1 बराबर W प्लस Q2। अरे सीधी सी बात है, 100 जूल आई, 60 का कार्य हुआ, 40 यहाँ चलेगी, तो 60 प्लस 40 बराबर 100। सिंपल है, कुछ और सोचने लग गया था। 100 आई, 100 तुमने जी 60 का कार्य किया, 40 इधर चलेगी, तो 60 प्लस 40 मिला के तो 100 था। अब यही तो था जो मेन था, तो Q1 बराबर W प्लस Q2, तो W का वैल्यू Q2, W का वैल्यू W प्लस Q2, तो W का वैल्यू Q1, W का वैल्यू Q1 माइनस Q2, W का वैल्यू Q1 माइनस Q2, यही है फर्स्ट फॉर्मूला, दिमाग रखिएगा। खत्म हो गया हीट इंजन। अब इसमें दक्षता की बात निकाल लेते हैं। एक सूत्र और आएगा बेटा जी, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी की। क्या एफिशिएंसी है इसकी, दक्षता बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, दक्षता। चलो आगे चलते हैं। अब देखो फटाफट से कर लो, कार्यकारी पदार्थ स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है, कार्यकारी पदार्थ क्या करेगा, स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित करेगा, वही क्यों, ये पूरी W कार्य करता है, बची हुई ऊष्मा को सिंक में दे देता है, अपनी मूल अवस्था में वापस आता है, इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस इतना सा कार्य करेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। ये क्या करेगा बेटा जी, स्रोत से Q1 ऊष्मा लेगा, उसका ताप उच्च है, सोर्स है T1 ताप है, Q1 ऊष्मा ली, उसमें से कुछ कार्य इसने कर लिया, किसने, ऊष्मा इंजन ने, ठीक है, और उसमें से बची हुई ऊष्मा किसको दे देगा, Q2 को दे देगा। बोलो बात समझ में आ गई, अब क्लियर है क्या, तो बची हुई ऊष्मा किसको दे देगा, Q2 को, तो Q1 बराबर W प्लस Q2, Q1 बराबर W प्लस Q2, तो W बराबर Q1 माइनस Q2, वही वाली बात बोल रहा है। मूल अवस्था में वापस आ जाने का मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्लियर है। अरे बोलो यार, बात समझ में आई, आगे चलते हैं। समान चक्र को बार-बार पुनरावृत्ति पर सतत कार्य प्राप्त होता है। इसी चक्र को बार-बार रिपीट करने पर मुझे एक कांस्टेंट कार्य मिलेगा, ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा, इसको बोलते हैं दक्षता। क्या बोलते हैं इसको, दक्षता, दैट इज एफिशिएंसी, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि इंजन से प्राप्त उपयोगी कार्य में इसको दी गई ऊष्मा के अनुपात के तुल्य है। कार्य बटे इसको दी गई ऊष्मा, तो बेटा जी ईटा कैसे निकालेगा, किया गया कार्य बटे दी गई ऊष्मा, कार्य इसने किया W, ऊष्मा इसको दी Q1, तो ईटा का फॉर्मूला आ गया W बाय Q1। और अभी हमने निकाला W बराबर Q1 माइनस Q2, तो बेटा जी W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाय Q1, 1 माइनस Q2 बाय Q1। क्या समझाऊं इसमें, सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर है यार। थोड़ा सा स्पीड में है, लेकिन इतनी भी स्पीड नहीं है कि तुम बच्चों समझ ना पाओ, इतनी भी स्पीड में नहीं है भैया। अब तो तुम नाटक करोगे अगर तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो। बोलो यार, बोलो बेटा, क्लियर। अब मामला क्लियर है, नहीं समझ में, बोलो चलें आगे। अब सुन, क्या Q2 का मान हमेशा, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं थोड़ा सा इसकी गणित करके दिखा देता हूं। ये आ गया, संपूर्ण इंजन है जो पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, अर्थात W बराबर एक संपूर्ण ऊष्मा इंजन वो होता है जो पूरी की, यानी कि Q2 जाएगी नहीं, तो इसका मतलब ईटा का मान 1। यदि अगर हम बात करें संपूर्ण इंजन की, संपूर्ण ऊष्मा इंजन, वह जो पूरी ऊष्मा को, यानी कि Q1 को पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, इसका मतलब Q2 का मान 0। जब सारी की सारी ऊष्मा ही उसने कार्य में परिवर्तित कर दी, Q1 पूरी की पूरी किसमें दे दी, कार्य में दे दी, तो इसका मतलब सिंक में गया ही नहीं, कुछ ऊष्मा गई नहीं, Q2 का मान 0 है, Q2 का मान 0 रख दे, Q2 का मान 0 रखेगा, तो ईटा का मान 1 माइनस 0 एंड दैट इज 1। दक्षता आ गई, इसी तरह इसका मतलब एफिशिएंसी अगर निकालें परसेंटेज में, तो बेटा 100% एफिशिएंसी आ जाती है, लेकिन संभव नहीं है प्रैक्टिकली, समझ में आया। परंतु प्रायोगिक रूप से, मैंने बोला प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, हमेशा 1 से
लेकिन प्रैक्टिकली ईटा का मान हमेशा 1 से कम, और 1 से कम आने का मतलब है एक में से कुछ घटेगा, इसका मतलब है Q2 बटे Q1 का अनुपात, जीरो नहीं हो सकता, पहली चीज। अच्छा बेटा जी, अगर Q2 का मान ज्यादा हो जाए Q1 से, तो एक से बड़ी संख्या दक्षता नेगेटिव होती नहीं है, इसका मतलब है एक कंडीशन तो ये आएगी, और Q2 का मान हमेशा कम है, Q1 से फिक्स है। तो सोचिए अगर Q2 का मान 1 से ज्यादा है या Q1 से ज्यादा है, एक छोड़, Q2 का मान अगर Q1 से ज्यादा हो जाए तो ये संख्या 1 से ज्यादा, एक में से एक से बड़ी संख्या ऋणात्मक, दक्षता ऋणात्मक, एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है, वो भी आइडियल कंडीशन में, आदर्श स्थिति में, कि यार तूने जितनी दी सारी की सारी उसने कार्य में बदल दी, ऐसा कोई तू इंजन तैयार कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमने तैयार किया है, लेकिन आगे बढ़ेंगे उसको कार्बन इंजन से, पर वो भी एक कल्पना मात्र है, संभव नहीं है प्रायोगिक रूप से कि आप जितनी ऊष्मा दो सारी की सारी को किसमें बदल दे, कार्य में बदल दे। इसका मतलब Q2 का मान Q2 बटे Q1 कभी जीरो नहीं हो सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज, Q2 का मान हमेशा कम होगा किससे, Q1 से। कुछ आवश्यक कंडीशन है, आपको बात समझ में आ रही होगी, यहाँ आके आपका ऊष्मा इंजन खत्म होता है। पहले बताओ बात समझ में आई, अब बोल दो। अच्छा एक बात और बताओ, अच्छा बेटा जी ये कभी मत कर देना कि Q1 का मान लेस देन कर दो, यानी कि Q2 का मान ग्रेटर देन कर दो, Q2 का मान ग्रेटर देन Q1 कभी नहीं हो सकता। समझते हो ये लिखने का मतलब, ऐसे काट देने का मतलब समझते हो क्या? ग्रेटर देन लिख के मैंने क्या किया है, काट दिया, क्योंकि संभव नहीं है। अब यार समझ में आया क्या? कुछ ना कुछ तो कार्य होगा, लेकिन हम आगे चलेंगे जब हम अभी हम हीट इंजन पढ़ रहे हैं, अभी हम हीट इंजन पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ेंगे? प्रशीतक, खैर नहीं, रेफ्रिजरेटर, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। अब बेटा जी अभी तक हमने हीट इंजन में पढ़ा, ऊष्मा इंजन में क्या पढ़ा? हमने सोर्स से ऊष्मा ली, और हमने कार्यकारी पदार्थ को दिया जिससे उसमें कुछ कार्य हुआ, यानी कि कुछ कार्य हुआ, बची हुई ऊष्मा सिंक में चली गई। यही आइडिया, यही हमने नॉर्मल। अब इस बार पूरा प्रोसेस रिवर्स है, अब कुछ कार्य होगा तो क्या होगा? अब सुनना, बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो पहली लाइन, एक प्रतिशीतक नहीं है, प्रशीतक है, या ऊष्मा पंप, यहाँ पे गलत लिखा है, प्रतिशीतक की जगह प्रशीतक लिख लेना, ठीक है, अब ठीक है, इसको सही कर लेना, प्रशीतक है ना। सॉरी बेटा, वास्तव में एक ऊष्मा इंजन है जो विपरीत दिशा में कार्य करती है, इसके वापस से वही तीन भाग है, इसमें भी सोर्स होगा, उच्च ताप पर होगा, कार्यकारी पदार्थ होगा। अब कार्यकारी पदार्थ में हम या तो अमोनिया लेते हैं, फ्रीऑन लेते हैं। आपको याद होगा फ्रिज के अंदर फ्रीऑन होती है, गैस है, अमोनिया भी एक गैस है, पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। और तो तीसरा क्या होगा? सिंक होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब इसके तीन भाग होंगे मुख्य, तीन भाग। अब ध्यान से सुन लेना फटाफट से, इसके तीन भाग होंगे। इसके बाद सवाल करूंगा मस्त मजेदार, सुनते जा यार, फील आता जाएगा, बढ़िया। कोई तकलीफ हो तो बता दी। पहला है स्रोत, दैट इज सोर्स। दूसरा है इसमें कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा सिंक। स्रोत, अच्छा बेटा ये ऊष्मा इंजन के विपरीत कार्य करता है, ऐसा लिख लो नोट लगा के। ऊष्मा इंजन के विपरीत दिशा, क्या लिखेगा? विपरीत दिशा में कार्य करता है। सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा जी। सोर्स क्या है? उच्च ताप T1। कार्यकारी पदार्थ में हम फ्रीऑन, है ना, और फ्रीऑन या अमोनिया, और तीसरा बेटा, सिंक में हम लिखेंगे निम्न ताप, क्या लिखेंगे? निम्न ताप, है ना, T2। पहले बताओ बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है, कोई दिक्कत? निम्न ताप T2। अब होगा क्या ना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। ये सोर्स है और वातावरण है, ठीक है, बस सब कुछ है, इस बार उल्टा चलेगा। मैं कुछ कार्य करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ऊष्मा किस में जा रही है? स्रोत में जा रही है। उल्टा है, रिवर्स है, पहले ऐसे था और कुछ कार्य हुआ, कुछ कार्य कर रहे हैं, अब कुछ कार्य उस पर कर रहे हैं, सिंक से कुछ ऊष्मा किस में चली जाएगी? स्रोत में जाएगी। तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, पूरा चित्र बनेगा। जस्ट रिवर्स है। ये क्या है? स्रोत है। क्या है ये? स्रोत, सोर्स। इसको हम वातावरण भी बोल देते हैं। T1 ताप पर है, उच्च ताप है ना, उच्च ताप है। क्या है? उच्च ताप। सब कुछ सेम है बेटा जी, सब कुछ सेम है। ये सिंक है T2 ताप पर, और ये क्या है? प्रशीतक नियतांक, है ना। अब होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से अब बेटा जी सुनना, अब की बार ऐसा था सिस्टम, ऐसा होगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी पूरी कहानी को, ठीक है। अभी क्या होगा? अभी मैं कुछ कार्य करूंगा, कुछ कार्य किया जाएगा, है ना। तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो,
चले आगे और ऐसे ही ये है, ठीक है। बेटा जी Q2 Q1 ये W है, आज भी ये Q1 माइनस Q2 है, बस इतना ही दिमाग में रखना। और यह है प्रशीतक या ऊष्मा पंप, मतलब ऊष्मा इंजन है, लेकिन हमने रिवर्स प्रोसेस किया है। क्या किया है तो ये ऊष्मा इंजन ही है ना, ऊष्मा इंजन नाम दे दिया, ऊष्मा पंप बोल दीजिए, है ना, ऊष्मा पंप नाम दे दो उसको, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस है इसको, देखो क्या बोलेंगे रिवर्स। अब सुन क्या कहानी है, पूरे पार कहानी को ध्यान से सुनिएगा बेटा। कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 पर सिंक से ऊष्मा लेता है, इस पर किसी बाह्य कारक W द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। तो यह Q1 ऊष्मा उच्च ताप T2 पर स्रोत को दे देता है, प्राय वातावरण को दे देता है। इस प्रकार बाह्य कारक द्वारा कार्य करने पर ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचती है, और ठंडी वस्तु और ठंडी हो जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे फ्रिज, बेसिकली प्योर फ्रिज है ये फ्रिज है, फ्रिज की ही वर्किंग है बेसिकली, ये फ्रिज ठंडा कर देता है ना। सुन, ये जो ऊष्मा पंप है ना, बोला इन्होंने क्या बोला है, जब कार्यकारी पदार्थ, मतलब ऑब्वियसली बात है, इसमें फ्रीऑन है या जो भी अमोनिया है, ये कार्यकारी पदार्थ है। जब ये सिंक से ऊष्मा ले रही है, अब तक क्या था, सिंक को ऊष्मा दे रहे थे, ये सिंक से ऊष्मा ले रही है, तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा इस पर, बाह्य कार्य करना पड़ा, और ऊष्मा को ये जो कार्य किया, तो जो ऊष्मा है वो किसमें चली जाएगी, वातावरण में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी, वातावरण में, या जो बोल दीजिए स्रोत में चली जाएगी, स्रोत में चली जाएगी। प्योर साफ थ्योरी है, ठीक है ना। इस प्रकार हम बाह्य कार्य करके, हम देखो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप तक प्रवाहित होती है, नो डाउट, ऊष्मा उच्च से निम्न होती है, लेकिन हमको तो निम्न से उच्च पहुंचानी है, इसका मतलब हमें सम कार्य करना पड़ेगा। हमने कुछ कार्य किया है, समझ में आया क्या, इसलिए ठंडी वस्तु और ठंडी हो जाती है, यही इसकी चोरी है। अब बेटा जी क्षमता को, अब जब प्रशीतक की बात कर रहे हैं तो इसके कार्य गुणांक को हम बीटा से बात करते हैं, किसके, बीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। और कैसे डिफाइन किया है हमने, बीटा को डिफाइन किया है Q2 W। बीटा क्या है, ये कार्य गुणांक, क्या है ये कार्य गुणांक Q2 W। बीटा को हमने कैसे डिफाइन किया है, बीटा Q2 W। सवाल करेंगे अभी, डोंट वरी, Q1 माइनस Q2, कॉन्फिडेंस फिर से आ जाता है बेटा जी, सवाल करते हैं, अभी थ्योरी है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा। Q1 माइनस Q2, बोलिए यार, तो बीटा बराबर Q2, नहीं ऐसे अलग अलग नहीं करेंगे, ऐसे अलग अलग नहीं करते ना, गुरुजी कैसी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा क्या आ जाएगा Q2 बीटा क्या आ जाएगा Q2 Q1 माइनस Q2, बीटा क्या है Q2 Q1 माइनस Q2। अरे बोलो यार, परेशान हो गई है तुम। आप सुन, एक पूर्ण प्रशीतक वही होता है जो बिना कार्य के ऊष्मा का स्थानांतरण ठंडी से कर देगा, यानी कि W का मान 0 डालोगे, W का मान 0 डालोगे तो Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। और बीटा देख, सोच के देख, अगर एक पूर्ण प्रशीतक की बात करें, एक पूर्ण प्रशीतक की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब है W बराबर 0, बिना कार्य किए सिंक से ऊष्मा को किसमें दे दे, सोर्स में दे दे, यानी कि तूने Q2 भेजी तो वो किसमें चली गई, पूरी सोर्स में चली गई, यानी Q2 बराबर Q1 है। अब ऐसे भी तू जानता ही है ना, W बराबर क्या होता है, Q1 माइनस Q2, W की वैल्यू 0 डालेगा तो Q1 बराबर, तो बीटा बराबर Q2 0, तो बीटा बराबर अनंत। लेकिन प्रैक्टिकली बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, अब बेटा जी ये कहानी समझ में आया, है ना। अब हम बात करते हैं कार्नो का प्रशीतक। कार्नो एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट से सूत्र दिए, फटाफट से वो सूत्र डाल लेते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिएगा, थोड़ा सा स्पीड में लूंगा। कार्नो के प्रशीतक के लिए Q1 Q2 बराबर T1 T2, ये फिक्स है। तो हमने Q1 और Q2 की जगह मतलब फॉर्मूला रखा है तापमान के पदों में, तो जो हमने बीटा निकाला Q2 Q1 माइनस Q2, उसकी जगह मैं बस बीटा इक्वल टू ये रख दूंगा T2 T1 माइनस T2, खत्म हो गई बात। इसलिए कार्य गुणांक ये हो जाएगा कार्य गुणांक। T1 क्या है, परिवेश का ताप, T2 क्या है, ठंडी वस्तु का ताप। स्पष्ट है, जब बीटा बराबर 0 होगा तो T2 0 होगा। अब देख बेटा, यदि T2 क्या है, T2 ठंडी, अब सिंक का ताप है ना, ठंडी वस्तु का ताप, और पहली बात तो सिंक क्या है, ठंडा है, और तो उससे और ऊष्मा लिया जा रहा है, तो ठंडी होती जाएगी, और ठंडी वस्तु होती जाएगी। समझ में आ रहा है, यही रेफ्रिजरेटर का काम है। तो ठंडी वस्तु का ताप, और T1 क्या है, परिवेश का, सराउंडिंग का या वातावरण का, इसका वातावरण का ताप। यदि बीटा का मान 0 हो जाए तो T1 माइनस T2 बराबर 0, यानी कि T2 का मान 0, बीटा 0 कम होगा, T2 0, अर्थात यदि ठंडी वस्तु का ताप परम शून्य ताप के बराबर हो तो कार्य गुणांक 0 होगा। T2 क्या है, T2 है क्या, ठंडी वस्तु का ताप, और T2 0 होने का मतलब है सिंक का ताप 0 हो जाए, शून्य का मतलब परम शून्य ताप हो जाए, तब बीटा का मान 0, यानी कि कार्यकारी गुणांक 0 होगा। बोलो बात समझ में आई। अब दूसरा पॉइंट, प्रशीतक की दक्षता, एफिशिएंसी और कार्य गुणांक के बीच संबंध। अब से फॉर्मूले की कहानियां, फॉर्मूला लिखूंगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दक्षता जो आएगी वो आएगी ये ईटा बराबर 1 माइनस Q2 Q1, 1 माइनस Q2 Q1, और कार्यकारी गुणांक बीटा और ईटा में संबंध, तो बेटा जी दक्षता याद रखिएगा 1 माइनस Q2 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, और दूसरा क्या है, बीटा बराबर 1 माइनस ईटा, बीटा और ईटा में संबंध। थोड़े से फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ रहा है क्योंकि अभी सवाल की चूंगा मैं, क्योंकि उसके बाद बेटा जी आपको कार्नो इंजन पढ़ाया जाएगा। पहले बताओ, बात समझ में आ गई, क्लियर है मामला, किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दे, नहीं है चले आगे। अरे बोलते ओ भाई क्लियर है, चल तो सवाल करवाता हूँ अब से। चलो सर पहले तो इनको हाईलाइट कर लूँ, आज ही खत्म करूंगा सिलेबस को, आज के बाद कोई दिमाग में टेंशन नहीं, सिर्फ एंजॉय इन द सेंस पढ़ाई का एंजॉय, है ना।
बोलो यार, बाकी का आपका सिलेबस हो गया होगा बाकी के कोर्स पे भी, ठीक है। अब बस आपको पढ़ाई करनी है, आपको बढ़िया से पढ़ाया गया है, रिवीजन करिए, जो चैप्टर कमजोर है अभी तो वक्त है, अभी तो वक्त है उन कमजोर चैप्टरों को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, जो मजबूत है उसकी प्रैक्टिस तो बस हल्की फुल्की करिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मजबूत है, समझ में आया। जो थोड़ा कमजोर है अभी उस पर ध्यान दीजिए, ताकि मार्क्स बढ़ने में आसानी हो, ठीक है। चलिए बेटा जी आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की कहानी है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है, सवाल को पढ़ेंगे आराम से, कहानी को करेंगे और सॉल्व करेंगे। सिंपल सवाल पूछ लेते हैं बेटा जी जेईई वाले। कभी कभी मैंने बोला ना, मैं तेरे को बस ये फील दिला रहा हूं कि देख, हालांकि इसके एक अच्छा सवाल भी आया, वो अच्छा सवाल इसकी बात करूंगा, मतलब देख के डरने वाला सवाल है, तो वो भी हलवाई, लेकिन बच्चा डर जाता है, बच्चा डर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नॉर्मल है, बच्चा डर भी जाता है। तो अब आपको क्या करना है बेटा जी, आपको क्या करना है, ये सवाल करना है। कमरे के ताप पर एक दृढ़, ओहो दृढ़ बोल दिया, द्विपरमाणु आदर्श गैस एक रुद्धोष्म मुक्त प्रक्रम से गुजरती है। इस प्रक्रम के लिए ताप और आयतन में ये संबंध होता है, हमें पता है, ये दिया है उन्होंने, तो एक्स पूछा है। बहुत सिंपल सवाल, कुछ नहीं है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अब तुझे सूत्र पता हो तो सारी कहानी पता है। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आई थिंक बेटा जी, अगर मैं तापमान और आयतन की बात करूं, जैसे दाब और आयतन के लिए तो पीवी की पावर गामा था, लेकिन मुझे दाब और आयतन में नहीं, मुझे ताप और आयतन में पूछा है, तो मैं इस संबंध का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा। गुरुजी कुछ तो था, टी बी की पावर गामा -1, टी बी की पावर गामा -1, और ये हमें दे रखा है, ये होता है नियतांक। और हमें एक संबंध जो उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है टीवी की पावर एक्स बराबर बराबर कितना, नियतांक। सीधी सी बात है, इसका मतलब x बराबर गामा -1, तो उससे पूछा है, तुलना करेगा ना। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तुलना करेगा ना, तुलना करेगा ना, तो बेटा जी x बराबर गामा -1। अब सुन, x बराबर गामा -1 है, इसका मतलब है, और कौन सा है, द्विपरमाणु। अब बेटा जी द्विपरमाणु के लिए स्वतंत्र, द्विपरमाणु द्विपरमाणु अब कैसे निकालेगा द्विपरमाणु के लिए, बता सकता है, बता सकता है। अब बता दे यार, बता दे यार सर, 1 + 2/f गामा द्विपरमाणु गैस के लिए। अब बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, f कैसे निकालते हैं द्विपरमाणु के लिए, f कैसे निकालते हैं, f बराबर 3a - b, द्विपरमाणु का a का मान 2 तो 6 - 1 यानी कि f का मान 5, तो 1 + 2/5, 5 एकम 5 यानी कि 7/5, और गामा का मान 7/5 यहाँ रखेगा, तो 7/5 - 1 x बराबर 2/5। ऑप्शन ही आ गया यार, इसमें तो कुछ भी नहीं था इस सवाल में, तो सब कुछ तो तरीका बता रखा है, सब कुछ बता रखा है तुझे, तकलीफ होगी ना बेचारे को, कोई बात नहीं। अगला सवाल ले, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मैं मानता हूँ इस सवाल में है थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है। अब सवाल सुनना, खत्म कर लेंगे, इसके बाद हमारे 50 मिनट का लेक्चर पूरा हो जाएगा, ये सवाल करने के बाद। समय बर्बाद नहीं करूंगा, समय कहानी सुनना। ये सवाल करने के बाद पहले सवाल पढ़ लो बेटा, पहले सवाल पढ़ लो, सवाल क्या है, आपको सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। सवाल क्या है, गैस से भरे हुए एक बंद ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन को एक घर्षणहीन व नगण्य मोटाई के स्मॉल एंड द्रव्यमान के पिस्टन से 2 भागों में बांटते हैं। आइए पहले तो ये कहानी करके दिखा देता हूं। यह है पिस्टन, ठीक है, क्या है ये, पिस्टन। उन्होंने बोला है ऊर्ध्वाधर बेलन है, m द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान दे रखा है m, क्या दे रखा है, इसका द्रव्यमान m, किसका, पिस्टन का दे रखा है, ठीक है। ओके, 2 भागों में बांटे, अगर इसकी हमें नहीं पता 2 भाग क्या होंगे, मान लेते हैं गुरुजी ये L1 होगा, मान लेते हैं गुरुजी ये L1 होगा, और गुरुजी ये L2 होगा। मैंने कहा बात तो तेरी सही बोल रहा है यार तू, और ये L2 होगा। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, पिस्टन बेलन की लंबाई के अनुदिश चलने को स्वतंत्र है। ओहो, इसका मतलब ये पिस्टन ऐसे ऐसे चलेगा और घर्षणहीन है, सब कुछ बोल रखा है उन्होंने, घर्षण नहीं है, तो पिस्टन ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है क्या, पिस्टन ऐसे ऐसे चल सकता है। इसमें क्या है, गैस से भरे हुए एक बंद ऊर्ध्वाधर गैस भरी पड़ी है, इस पूरे में क्या भरी पड़ी है, गैस भरी पड़ी है। इसमें पूरे में क्या भरी पड़ी है। अब 2 अलग अलग गैसों के बारे में तो बोला नहीं है, बोला है क्या। अच्छा, पिस्टन के ऊपर बेलन की लंबाई L1 है, उन्होंने दे ही रखी है, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं है ना, 2 अलग अलग गैस है, सवाल तो मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा, और मैंने बस एक इमेजिन कर लिया कि शायद उन्होंने नहीं बोला होगा, एक ही बार में गैस के बारे में बात कर ली उन्होंने। खैर, उन्होंने बोला है कि पिस्टन के ऊपर बेलन की लंबाई L1 है, पिस्टन के ऊपर इस बेलन की लंबाई L1 है, और पिस्टन के नीचे L2 है, और इस प्रकार है कि L1 का मान ज्यादा है L2 से। तो बेटा 2 बराबर भागों में नहीं टूटा है, मान लेते क्या है, दिया है L1 का मान ज्यादा है L2 से, दिया है। बेलन के प्रत्येक भाग में एक आदर्श गैस के n मोल समान ताप पर है, समान ताप पर है, आदर्श गैस के, बोला ना, प्रत्येक भाग में आदर्श गैस के n मोल, यानी कि इसके भी n मोल है समान ताप T पर, इसके भी n मोल है समान ताप T पर। मैं तो केवल जैसा सवाल में बोला है ना, केवल वो करता जा रहा हूँ, मुझे नहीं आता सवाल, मैं तो सिर्फ बाद में देखूंगा क्या पूछा इन्होंने। और पिस्टन स्थायी है, स्टेबल है, स्थायी है, साम्य अवस्था बोल दे, यानी कि साम्य अवस्था है, क्या है, तो इसके द्रव्यमान m का मान होगा, हमसे द्रव्यमान पूछ लिया बेटा जी, वाह, सवाल बनाने वाले ने भी क्या बनाया है, हमसे m का मान पूछ लिया, और r दे रखा है सार्वत्रिक गैस नियतांक, और g दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे बल लिखना है। अच्छा, क्षेत्रफल मान लेते हैं सिलेंडर का a है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या प्रस्थ इसका मान लेते हैं तो बेलन का, सॉरी पिस्टन का, मतलब ऑब्वियस बात है, या ऐसा कर ले, बल बटा क्षेत्रफल, पूरे पे पिस्टन है, ठीक है। हमें एक क्षेत्रफल दे रखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब सुनना कहानी क्या है बेटा, ये लंबाइयां बराबर नहीं है। अब सुन, तो अगर मैं पिस्टन को बाहर तोड़ के ले आऊं, अगर मैं पिस्टन को बाहर तोड़ के ले आऊं, तो इसका नीचे की तरफ तो भार लगेगा mg। अच्छा, ये वाली इधर जो गैस है ऊपर की तरफ दाब लगाएगी, है ना, बल लगाएगी, तो बल कितना, F2 कितना हो जाएगा, P2 × A, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, P1 × A, मान लेते हैं ये F1 है। तो साम्य अवस्था की कंडीशन है, तो बेटा जी P2A बराबर mg + P1A, इतनी सी कहानी है, सॉल्व हो गया सवाल। अब P क्या होता है, PV = nRT, समान ताप है। सुन,
तो बेटा जी अब सुनना ध्यान से, n समान है, t समान है, r समान है, बस आयतन अलग अलग होंगे। माना इसका आयतन, इस वाले को हम L1, इसका आयतन V2 है, सॉरी V1 है। आयतन अलग अलग होंगे गैस के आयतन अलग अलग होंगे। कितने आयतन में भरी पड़ी है, इसका आयतन V1 मान लेते हो, इसका आयतन V2, सवाल ही खत्म हो गया। तो बेटा जी V1 का मान कैसे निकालेगा, nRT/, सॉरी P1 का मान निकालना है ना, P1 का मान कैसे निकालेगा, P1 का मान कैसे निकालेगा, nRT/V1। और ऐसे ही P2 का मान कैसे निकालेगा, nRT/V2। ये P1 और ये P2 आया, P1 और P2 का मान उठा के वहां रख दे। तो बेटा जी समीकरण आई P2A बराबर mg, ध्यान से सुनना, प्लस P1A। अब बेटा जी V1 का मान क्या है, V1 इसमें से V1 भी निकाल ले। V1 क्या है सर, लंबाई पता है, क्षेत्रफल पता है, A × L1। अब आयतन क्षेत्रफल इनटू, और V2 का मान A × L2। अब तो सारा मान रख दे, सिर्फ सॉल्व करना है, निकल जाएगा। तो बेटा जी P1 का मान क्या रखेंगे, देखो P2 कितना है, nRT/A। अब P2 का मान रखना है nRT/V2, V2 का मान A × L2, और ये तो है बराबर mg प्लस P1 का मान nRT/V1 का मान A × L1 और इनटू A से A उड़ जाएगा, ये से A उड़ जाएगा। nRT/L2 बराबर mg प्लस nRT/L1। अरे गुरुजी सॉल्व हो गया, mg बराबर nRT/L2 माइनस nRT/L1। गुरुजी mg बराबर nRT 1/L2 माइनस 1/L1। ऑप्शन की तरफ देखें तो लघुत्तम ले रखा है। अच्छा जी को भी नीचे भेज दे तो m आ जाएगा nRT/g। लघुत्तम ले ले L2 L1, तो L1 माइनस L2। ऑप्शन यही होना चाहिए, अच्छे से सजा के लिख दे nRT/g L1 माइनस L2/L1 L2। अब देख कैसे डराते हैं वो, nRT ये तो नहीं है, nRT/g L1 माइनस L2/L1 L2। ऑप्शन नंबर बी। कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऐसे सवाल करने से। कुछ भी नहीं किया मैंने कुछ भी नहीं किया, जो उन्होंने बोला मैंने केवल उतना किया, जो उन्होंने बोला मैंने केवल उतना किया, और मैंने पूरी कहानी निकाल ली। मुझे पता है कि यहाँ गैस भरी हुई है, ऊपर की तरफ दाब लगाएगी, दाब बटा क्षेत्रफल, दाब इंटू क्षेत्रफल बल हो जाएगा, क्योंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अबे यार स्थायी कंडीशन दे दी, साम्यावस्था की कंडीशन है, इसलिए मैंने क्या किया, बल बराबर कर दिया, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला हमारा ऊपर वाला। ये फंडा तो हमारा क्लियर है, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। पहले बताओ बात समझ में आई क्या? आगे चलते हैं, अब हेडिंग लाएंगे बेटा जी, कार्नो इंजन लाएंगे हेडिंग। अब हेडिंग लाएंगे बेटा जी, कार्नो इंजन। क्या है कार्नो इंजन? चलिए कितना टाइम हो गया है बेटा जी, यस फटाफट से कार्नो इंजन खत्म करते हैं फटाफट से। कार्नो ने एक सैद्धांतिक इंजन का निरूपण किया जो प्रायोगिक इंजन के सभी दोषों से मुक्त होता है। मतलब हमने एक आदर्श इंजन तैयार किया, ऐसा इंजन व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब रियल लाइफ में आप ऐसा इंजन प्राप्त नहीं कर सकते, ये कल्पना मात्र है। ये मान ले कि कार्नोट भाई साहब ने एक ऐसा इंजन तैयार कर दिया कि बाकी के सभी इंजन जो बन रहे हैं ना उसके आधार पर बन रहे हैं, भैया ये आइडियल है, उधर इसको रेफरेंस मान लीजिए, ये है मेरा तगड़ा, ये कार्नो इंजन है। पर प्रैक्टिकली ये बनाना संभव नहीं है, थ्योरेटिकली उन्होंने गणित दी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अभी कार्नो साइकिल एक्सप्लेन करूंगा। कार्नो इंजन के मुख्य 3 भाग हैं, स्रोत, कुचालक पदार्थ और सिंक। और यहाँ पर हम एक बीकर या एक बर्तन लेंगे जिसमें आदर्श गैस भरेंगे, और ये इसका पिस्टन है। कुचालक प्लेटफॉर्म पे रख देंगे इसको, कहानी समझाऊंगा सारी डिटेल में, एक एक करके मैं तेरे को सारा डिटेल में समझाऊंगा। कुचालक प्लेटफॉर्म पे इसको रख देंगे, पहले बता बात समझ में आई क्या? क्लियर? अब बोल दे यार, अब बोल दे बेटा, चले आगे। अब तीनों भाग समझना। अब सुनना पहला क्या होती है तीनों भाग, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे यार, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा प्लेन पता नहीं चल रहा होगा, पर फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं का। पूर्णतः चालक आधार पर कुचालक दीवारों का बेलन, पूर्णतः चालक आधार पर कुचालक दीवारों का बेलन, जिसमें घर्षण रहित पिस्टन लगा रहता है। कुचालक दीवारें हैं ये, कुचालक दीवार, लेकिन ये वाला चालक आधार है, चालक आधार है, और ये कुचालक प्लेटफॉर्म है। क्यों चालक आधार बनाया? ऊष्मा लेने देने का काम यहाँ से नहीं, इसको उठा के मैं यहाँ रखूंगा, ये भी चालक है, ये भी चालक है, और ये भी चालक है, तो ऊष्मा देना लेना जो भी चलेगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ से उठा के सीधा यहाँ नहीं रखेंगे, बीच में कुचालक की सहायता लेंगे। जैसे यहाँ इसको उठा के यहाँ रख दिया, फिर यहाँ से उठा के यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, तो प्रोसेस करते हैं ऐसे। प्रकरण क्या करता है वो बताऊंगा मैं तेरे को बेसिकली, इसलिए डैश डैश करके बनाया है ना। मैं थोड़ा सा चालक आधार को ऐसे कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। ऑप्शन पूर्णतः चालक आधार और कुचालक दीवार जिसमें घर्षण रहित पिस्टन लगा हो। कार्यकारी पदार्थ के रूप में कौन है? आदर्श गैस। कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस। दूसरा, स्थिर उच्च तापमान T1 पर नियंत्रित अनंत ऊष्मीय क्षमता का स्रोत है। दूसरा, निम्न तापमान T2 पर सिंक है, अनंत ऊष्मीय क्षमता का, कितनी भी दे दो सब समाहित करेगा, सोर्स क्या है कितना भी लेते जाओ सब देखा जाएगा। और चौथा, बेलन के लिए पूर्णतः कुचालक स्टैंड है, पूरी तरह कुचालक स्टैंड है, ये प्लेटफॉर्म बोल दो, स्टैंड बोल दो, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी कार्नो चक्र। क्या है कार्नो चक्र? कार्नोट साइकिल, अच्छा इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, ठीक है। तो अब इसमें चक्र होते हैं, स्ट्रोक होते हैं। कार्यकारी पदार्थ एक चक्र का पालन करता है, उसे ही कार्नो चक्र कहते हैं। साइकिल की बात करेंगे, समतापीय और उद्दोष, दो बार, एक बार उद्दोष में प्रसार, एक बार समतापीय प्रसार, एक बार उद्दोष में संपीड़न, एक बार समतापीय संपीड़न, ये पूरा इसमें चारों में एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, यही है तेरा कार्नोट चक्कर। तो बोला उन्होंने निम्नलिखित 4 स्ट्रोक होते हैं बेसिकली, और हम 4 स्ट्रोकों के बारे में अब बातें करेंगे। ये है बेटा जी वो डायग्राम, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं डायग्राम बना भी दूंगा, बना दूं क्या? टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बना दूंगा, है ना। चलिए बेटा कार्नो इंजन, है ना। अब देख ध्यान से सुन ले पूरा प्रोसेस, चित्र बना देता हूँ फटाफट से, है ना। क्या बना देता हूँ बेटा जी? इसका चित्र ध्यान से सुनिएगा, फटाफट ध्यान से सुन लेना क्या चित्र है ना बेटा जी। अब देखो यार, है ना, ऐसे चित्र बना दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ये वाला बिंदु हमने बी ले लिया, ये वाला हमने ए बिंदु ले लिया, ये वाला हमने डी ले लिया, और ये वाला हमने सी ले लिया। अब सुन बेटा जी ध्यान से, ठीक है। ये इसे बोलते हैं समतापीय प्रसार। मैं तेरे को थोड़ा सा बता दूं, ये है समतापीय प्रसार। ग्राफ अभी भी P वर्सेस V है, समतापी प्रसार। अगर ये समतापी प्रसार है तो ये समतापी संपीड़न है, ये समतापी संपीड़न है। और ये रुद्धोष्म
ये रुद्धोष्म प्रसार है और ये रुद्धोष्म रुद्धोष्म संपीड़न है। ये रुद्धोष्म संपीड़न है। बोलो बात समझ में आई क्या बेटा? है ना? अब ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दाब और आयतन है वो P1 और V1 है ना? ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये आइसोथर्मल लिखा है उन्होंने। आइसोथर्मल मतलब समतापीय एक्सपेंशन, आइसोथर्मल प्रसार, है ना? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी समतापीय प्रसार। ये B है। मान लेते हैं बेटा जी दाब हो गया इसका P2 और आयतन हो गया V2। मतलब पहले बिंदु से शुरू कर रहे हैं। मान लेते हैं बेटा जी किसी गैस का दाब और आयतन कितना रहा होगा P1 V1। जब तू इसको यहाँ पर लेके गया समतापी, तो उसका दाब, अब तूने समतापीय प्रसार किया, ऊष्मागति की प्रक्रम किया, ऊष्मागति की प्रक्रम किया, तो मान लेते हैं उसका नया दाब P2 हो गया, उसका नया आयतन V2 हो गया। लेकिन बेटा जी अगर इसका ताप यहाँ पर T1 था, अगर इसका ताप यहाँ पर T1 था, तो बेटा जाहिर सी बात है यहाँ पर भी T1 होगा, समतापीय है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए बस यहाँ पर T1 लिख ले और यहाँ पर T2 लिख ले, है ना? जब तू B से C पर लेके गया, कौन सा रुद्धोष्म प्रसार किया, तो मान लेते हैं अब वो P3 और V3 हो गया और वापस से फिर वो P4 और V4 हो गया। तापमान आ गया बेटा जी T2, तापमान आ गया T2। क्लियर है? अरे बोल दे यार, बोल दे बेटा जी। तो Q1 ऊष्मा थी, Q2 ऊष्मा निकल गई, देखना निकल गई, तो कितने का कार्य हुआ? Q1 माइनस Q2 का कार्य हुआ। ये B है और ये P है। दिस इज PV ग्राफ, दिस इज PV ग्राफ। अब सुन पूरी कहानी। 4 स्ट्रोक होते हैं, मोटा मोटा आइडिया दे दिया, थोड़ा सा तेज चलेंगे। पहला स्ट्रोक पढ़िएगा, समतापीय प्रसार। पहला समतापीय प्रसार, स्थिर तापमान T1 पर बेलन के कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस का प्रसार धीरे धीरे होता है। समतापीय प्रसार है, समतापीय है मतलब धीरे धीरे प्रसार करना। धीरे धीरे कैसे होगा? तो पता है क्या कर, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रख दे, इसको उठा के यहाँ पे रख दे और धीरे धीरे कर। तो जैसे जैसे इसका तापमान घटेगा वैसे वैसे यहाँ से स्रोत से ऊष्मा लेता जाएगा और धीरे धीरे करना ये प्रोसेस, ताकि इसका तापमान नियत बना रहे। तो सोच, अगर तू इसको यहाँ रख दे और फिर तू इसको ऊपर ले जाए प्रसार करे, तो गैस का प्रसार हो रहा है, गैस का प्रसार हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, लेकिन तापमान कम नहीं होने देना है, तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा यहाँ से लेता जाएगा। यानी कि कुल मिला के बेटा जी तापमान, ये तो सोर्स है ना, स्रोत पे वही कहानी पहले की सुन ले, बढ़िया बढ़िया चीज सिखाई है। तो बेटा जी धीरे धीरे प्रसार होता है। तो किया गया समतापीय प्रक्रम का कार्य तुझे पता होना चाहिए। समतापीय प्रक्रम का कार्य मैंने तुझे बताया है। हाँ, समतापीय प्रक्रम का कार्य RT log याद है, V2/V1 या P1/P2 दाब के पदों में भी लिख सकता है। पहले पता इतनी बात समझ में आई है। ये पहला स्ट्रोक था, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ आ गया, अब रुद्धोष्म प्रसार। दूसरा स्ट्रोक क्या है? दूसरा स्ट्रोक रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार में क्या है? जब बेलन को अब वहां से उठा के, सोर्स से उठा के वापस से क्या रख दे? कुचालक स्टैंड पर रख दे। कहाँ रख दे? कुचालक स्टैंड पर। तो गैस का रुद्धोष्म प्रसार तब तक होता है कि जब तक तापमान T1 से T2 ना हो जाए। और जब रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य कैसे निकालते हैं? तो बेटा जी ये निकालते हैं यार, अभी बताया है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य यार ये आना चाहिए। तो W2 मान लेते हैं, कितना आएगा बेटा जी? R/, गामा -1 T1 माइनस T2। ये W1 कितना है? W1 सर R T1 log बेसी V2/V1। अगर PV इक्वल टू म्यू RT, अगर समतापी है तो ये भी नियत है, तो PV क्या है? नियत है। अबे यार PV नियत है, यानी कि PV क्रमानुपाती है V के, तो V2/V1 ले चाहे P1/P2 ले, बात तो एक ही है, यही तो करके दिखाया था यार। समतापी के लिए तो भूल काहे जाते हो? बोलो लास्ट लेक्चर यार, ऐसे मत करो दुखी मेरे को। अच्छे से हंसते खेलते सिलेबस को खत्म करो यार, हंसते खेलते। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा स्ट्रोक वापस से समतापीय है, संपीड़न है। तो समतापीय तो अगेन अब देखो क्या था, पहले T1 था, है ना? देखो ध्यान से सुनो, यहाँ T1 था, समतापीय हुआ तो यहाँ T1 ही था, फिर T1 से मैंने T2 किया, लेकिन अब समतापीय संपीड़न है तो T2 का T2 ही रहेगा और फिर T2 से T1 हुआ। समझ में आया? साइक्लिक चक्र है, चक्र प्रक्रिया है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? तो W3 कैसे लिखेगा? W3 बेटा जी R T2 log V3/V4। देखना W1 V2/1, ये V3/V4। अब देखना माइनस आया था ना, इसलिए अब माइनस आएगा, संपीड़न है। चौथा, या तो ऐसे लिख लो इसको या ऐसे लिख लो इसको, R T2 log E V4/V3 लिख लो, तो आगे क्या लगा देना? आगे क्या लगा देना? माइनस। बोलो बात समझ में? और चौथा क्या है? रुद्धोष्म। तो रुद्धोष्म में अगेन माइनस आएगा, तो बेटा जी यहाँ 1 माइनस गामा, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ गामा -1 T1 - T2 है, यहाँ पर T1 - T2 है ना? बोला ना अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए तो W4 क्या आ जाएगा? W4 बेटा जी माइनस के साथ लिखेगा, तो T2 - T1 है, तो अगेन T1 - T2, तो R बटे गामा -1 T1 - T2, ये तेरा W4 है। चारों के कार्य अब इनके अंदर से सवाल बना देते हैं। ये कार्नोट इंजन में चारों प्रक्रम है, तो चारों प्रक्रमों के देखो सूत्र तो पता है। पहले प्रक्रम में जब समतापीय प्रसार किया तो किया गया कार्य कितना है? पहले समतापी प्रसार करेंगे, फिर रुद्धोष्म प्रसार करेंगे, फिर समतापी संपीड़न करेंगे, फिर रुद्धोष्म संपीड़न करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, ये जो स्टैंड है ना बेटा, ये जो पाथ है, इसको उठा के इधर रख, फिर इसको उठा के इधर रख, फिर इसको उठा के इधर रख और इसको उठा के इधर रख। 4 बार हो गया। देख यहाँ से यहाँ रख, समतापी प्रसार होने दे, फिर उसको उठा के यहाँ से यहाँ रख, क्या होने दे? रुद्धोष्म प्रसार होने दे, फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख, संपीड़न होने दे, समतापी, फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख दे। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी कहानी है, वही बोलना चाह रहा है। ठीक है, बोला ना स्टैंड पर रखा जाता है तो रुद्धोष्म। अब फिर क्या करते हैं? अब बेलन को सिंक पर रख दे, उठा के कुचालक स्टैंड से उठाकर सिंक पर रख दे, और फिर सिंक से उठा के वापस से पुनः कुचालक स्टैंड पर रख दे, तब संपीड़न होगा। यही चारों प्रक्रिया है, यही तेरा कार्नोट इंजन है, यही कार्नोट साइकिल है। तो किया गया इस पूरे चक्कर में, अब सबका हर प्रक्रम का कार्य निकाल लिया। W1 W2 W3 W4 निकाल लिया, चाहे धन है चाहे ऋण है, धनात्मक भी हो सकता है किया गया कार्य, ऋणात्मक भी हो सकता है, सीधी सी बात है। तो कुल कार्य निकाले, तो कुल कार्य निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा बेटा जी, और सबको जोड़ने के बाद जो आएगा ना आंसर बेटा जी, वो आएगा कार्नो इंजन की दक्षता। तो बेटा जी अब सुनना, कार्नो इंजन की दक्षता कैसे देते हैं? कार्नो इंजन की दक्षता दी जाती है बेटा जी, किया गया कार्य बेटा दी गई ऊष्मा। अब ध्यान सुनिएगा बेटा जी, मैं तेरे को थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, W1 W2 W3 W4 मिल गए, तो कुल कार्य कैसे निकालेगा? कुल कार्य तो W1 + W2 + W3 + W4। अब बेटा जी कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है वो सारा देख लेना। बोले किया गया कार्य धनात्मक आया था, किसमें? समतापी है, समतापी है, बता देता हूँ आपको मैं, कहाँ गया? समतापी है, प्रसार में तो कार्य धनात्मक आया था, रुद्धोष्म प्रसार में कार्य धनात्मक आया था प्रसार वाले में, और बेटा जी संपीड़न वाले में ऋणात्मक आया था। अब ऋणात्मक आया था तो W3 और W4 ऋणात्मक है। ठीक है, तो कुल कार्य निकालेगा, तो यहाँ से तेरे पास निकलेगा कुल कार्य W निकाल लेना, और कुल कार्य यहाँ रखना। Q1 तेरे को दी गई है, तो दक्षता आ जाएगी, दक्षता कुल कार्य बटे Q1।
तो बेटा जी जब तू कार्नो इंजन की दक्षता निकालेगा तो आ जाएगी 1 माइनस T2 बाय T1। यही है कार्नो इंजन की दक्षता निकालने का सूत्र। पहले बता बात समझ में आई? अबे बोल दे, बोलो, क्लियर? चलें आगे। कार्नो इंजन बोलो। चलिए बेटा, अब समय हो चला है क्विज का, आइए क्विज कर लेते हैं। खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, यही क्लास था, कार्नो इंजन पढ़ाना था, चैप्टर का आखिरी था, मैंने पढ़ा दिया बस। अब जो भी बचा है सब करना, सवालों के थ्रू खेलेंगे, जो भी है सब सवालों के थ्रू खेलेंगे। क्लियर है बेटा जी? टाइम डेली आएंगे आपके पास, डेली लाइव आएंगे और बता देंगे क्या करवाएंगे, वो तो हमको क्या, अभी सब ये सब चीजें इसमें बात करना सही नहीं है ना। और बड़ी पढ़ाई करिए यार, और क्या चाहिए, सिलेबस एंड हुआ, हैप्पी हैप्पी जाइए, स्माइल रखिए फेस पे, मेरे चेहरे पे तो स्माइल दिख रही होगी यार आपको, मैं खुश हूं क्योंकि इतना बड़ा सफर था ना यार, फाइनली आज एंड होने जा रहा है। क्या पहला सवाल ये रहा, सवाल करिए बेटा जी, पहला सवाल ये रहा। सभी बच्चे सवाल करेंगे, सभी बच्चे सवाल करेंगे। प्रकार सिर्फ निर्भर करता है, सिर्फ निर्भर करता है दाब पर, आयतन पर, ताप पर और उपरोक्त से कोई नहीं। चलो बेटा जी, बेटा जी उन्होंने बोला है कि रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान एक गैस का जो दाब है उसके अपेक्षित तापमान के घनत्व यानी कि जो पी है वो सीधे सीधे 3 की घात के समानुपाती है, तो गामा बताना है। तो बेटा जी पी बटे टी की घात 3 बराबर नियतांक, इसका मतलब सर पी टी की घात -3 बराबर नियतांक। और रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर बेटा जी मैं ये लिखूं पी टी की पावर गामा बटे गामा माइनस 1 या 1 माइनस गामा, वो क्या लिखेंगे 1 माइनस गामा लिखेंगे, गामा गामा अपॉन पी, ऐसे लिखो पी टी की पावर 1 नहीं पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर नियतांक। तो बेटा जी जब तू तुलना करेगा इसकी तो तुझे समझ में आएगा गामा बटे 1 माइनस गामा बराबर -3, तो तू अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा जी गामा बराबर -3 1 माइनस गामा, तो -3 प्लस 3 गामा, -3 इधर आ जाएगा तो -3 इधर आ जाएगा तो 3 गामा उधर चला जाएगा तो 2 गामा, गामा बराबर 1.5। खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं करना। ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं तुझसे, अक्सर जेईई मेंस में आते हैं ऐसे सवाल, फलाना फला सिर्फ सूत्र निकालने पता, सूत्र याद होता तो नहीं करता। बेटा जी दोस्तों प्रकार में यार तुझे अगर याद हो तो बेटा जी कार्य म्यू आर बाय गामा माइनस 1 डेल्टा टी T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, एक बार सूत्र देख लेंगे है ना, कहाँ गया सूत्र या अब ये ना, तो दोष में ना गामा माइनस 1 है ना, म्यू आर लिख ले, आर टी लिख ले ना, एक ही बात है, T1 माइनस T2 लिख लो और गामा माइनस 1 लिख लो है ना, T1 माइनस T2। खैर मेरा बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ ताप में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा टी लिख लो यहाँ पर, सूत्र में ना आप डेल्टा टी लिख लो, क्या लिख लो डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा कहानी, ये हो जाएगी कहानी W बराबर म्यू आर डेल्टा टी, तो ताप पर निर्भर करता है आंसर। क्लियर है बेटा? तो बेटा जी चलिए है ना, अब बेटा जी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो किसी की नहीं होगी। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस, आराम से करिएगा पेपर को, आराम से पढ़िएगा।